प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज बीए पार्ट सेकंड के लिए प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं वाले प्रश्न पत्र में यूनिट सेकंड में अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आज हम व्याख्यान देंगे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। ब्रोगन ने कहा है कि राष्ट्रपति सदैव चालक का कार्य करता है या फिर ब्रेक का, परंतु वह कभी भी अतिरिक्त पहिया नहीं है। इसी प्रकार सर हेनरी मेन ने लिखा है, इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं करता। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज करता है और न शासन। अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल शासन करता है अपितु राज भी करता है। वुडरो विल्सन के शब्दों में अमेरिका के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को वैधानिक कार्यपालिका तथा राष्ट्र के नेता के रूप में देखना चाहते थे, दलीय नेता के रूप में नहीं। परंतु कुछ ऐसे प्रभावों ने जो शासन पद्धति में निहित है उन्हें तीनों ही बना दिया है। प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि जब संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि कार्यपालिका शक्ति का एक राष्ट्रपति के हाथ में होगी, तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि किसी दिन ये 9 अक्षर प्रेसिडेंट लोकतंत्र में किसी अध्यक्ष के हाथ में इतनी महान शक्तियाँ सौंप देंगे। लैंकास्टर के शब्दों में, यद्यपि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के हाथ में अधिक शक्तियाँ इकट्ठी नहीं हो, परंतु वह विश्व के शक्तिशाली शासकों में से एक हो गया है। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास पर्याप्त शक्तियाँ संविधान में निहित है। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में विवेचना करेंगे। सर्वप्रथम अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ या कार्य कौन कौन से करता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। राष्ट्रपति मुख्य प्रशासक है, उस पर अमेरिका के शासन संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व है। संघीय सरकार के समस्त प्रशासकीय कार्य राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। राज्य के समस्त विभागों के अध्यक्षों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को उसकी आज्ञाओं का अवश्य ही पालन करना पड़ता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों वर्ग को पदच्युत कर सकता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से प्रतिवेदन मांग सकता है। कानूनों की क्रियान्विति के संबंध में शक्तियाँ। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों का राष्ट्र में पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। विधियों में संधियाँ भी शामिल होती है। कानूनों को लागू करने में वह सेना का भी प्रयोग कर सकता है। तीसरा, कार्यपालिका शक्तियों में नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि प्रशासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक नियुक्तियाँ कर सकता है। मोटे तौर से राष्ट्रपति को 2 प्रकार की नियुक्तियाँ करने का अधिकार है, उच्च पदों पर नियुक्तियाँ और निम्न स्तरीय राज्यों में नियुक्तियाँ। उच्च स्तरीय नियुक्तियों में वह मंत्रिमंडल, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति करता है। उच्च स्तरीय नियुक्तियाँ में सीनेट का समर्थन जरूरी है। व्यवहार में वह नियुक्तियाँ पहले ही कर देता है, बाद में सीनेट से पुष्टि करवाता है। नियुक्तियों में राष्ट्रपति की शक्ति पर सीनेट का नियंत्रण अवश्य है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरा, सैनिक कार्य। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध व शांति काल में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। वह उच्च सैनिक, नौसैनिक एवं वायु सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। यद्यपि युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस का है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है। 1950 में कोरिया विवाद के समय
राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कांग्रेस की स्वीकृति के बिना ही सेना को कोरिया भेज दिया था। जैसा कि राष्ट्रपति देश के किसी भी कोने में आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकता है। विधि निर्माण संबंधी कार्य। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था तथा शक्ति विभाजन के कारण कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में पृथक पृथक केंद्र स्थल है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में तथा प्रशासकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, परंतु विधि के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। कांग्रेस के अधिवेशनों पर नियंत्रण। राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों को आमंत्रित कर सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे ये सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशन बुलाए जाने का प्रयोजन क्या है। कांग्रेस को संदेश भेजने की शक्ति। संविधान में ये प्रावधान है कि समय समय पर कांग्रेस को राष्ट्रपति संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे और उसके विचारों के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करें जिन्हें वह आवश्यक समझे। राष्ट्रपति इन संदेशों के द्वारा विशेष कानून बनाने का कांग्रेस से आग्रह कर सकता है। राष्ट्रपति स्वयं कांग्रेस के सामने संदेश दे सकते हैं। वाशिंगटन व एडम्स स्वयं कांग्रेस के समक्ष अभिभाषण दिया करते थे। जेफरसन लिखकर संदेश भेजा करते थे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेशों के रूप में विभिन्न प्रकार के नियम व उपनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार अमेरिका में भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। प्रशासकीय आदेशों की प्रथा आज भी समस्याएं कांग्रेस पर अत्यधिक कार्यभार के कारण प्रारंभ हुई है और ज़्यादातर राष्ट्रपति अध्यादेश ही जारी करते हैं। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार, जिसे हम निषेधाधिकार कहते हैं, वीटो कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि संविधान के अनुसार कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि वह विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो हस्ताक्षर कर देगा, अन्यथा आपत्तियों के साथ उसी सदन को विधेयक पुनः लौटा देगा जिसके पास प्रथम स्तर पर जारी किया गया था। इसे ही निषेधाधिकार या वीटो कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार के निषेधाधिकार की शक्तियां हैं। प्रथम, विलंबकारी वीटो। कांग्रेस के द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह 10 दिन के भीतर आपत्तियों सहित उस विधेयक को वापस लौटा देता है। तब पुनः कांग्रेस के दोनों सदनों को अलग अलग 2/3 बहुमत से उसी विधेयक को पारित करना होता है। यदि पुनः कांग्रेस 2/3 बहुमत से उसी विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षरी वह कानून बन जाता है। वाशिंगटन से जॉन कैनेडी तक अमेरिका में लगभग 1300 बार निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया गया था। दूसरा एक महत्वपूर्ण वीटो निषेधाधिकार है जिसे जेबी अधिकार या पॉकेट वीटो कहते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा में लघु उत्तरात्मक प्रश्न में भी इस प्रकार का प्रश्न वीटो के बारे में पूछा भी जाता है। अब जेबी अधिकार किसे कहते हैं? यदि कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को 10 दिन तक अवकाश के अलावा अपनी जेब में रख सकता है। यदि इस अवधि के भीतर ही कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो जाता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के जेब में ही रह जाता है और वो विधेयक पारित नहीं होता है। उसे जेबी वीटो या जेबी पॉकेट वीटो के नाम से पुकारा जाता है। अब अगली शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। संविधान में वित्तीय शक्तियों के संबंध में कांग्रेस को शक्ति संपन्न बनाया गया था, परंतु अब व्यवहार में राष्ट्रपति ही अधिक शक्तिशाली बन गया है। आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में ही तैयार किया जाता है। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। वह राज्य की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों तथा महाभियोग द्वारा दिए गए दंड के अलावा राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। इस शक्ति के अधीन वह अपराधी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा कम कर सकता है तथा दंड को स्थगित भी कर सकता है। इसके अलावा
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, विदेश संबंधी मामलों का संचालन निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। प्रांतों के स्तर पर प्रचार व प्रसार के साधनों से वह विदेश नीति का संचालन कर सकता है। राष्ट्रपति के विदेश नीति संबंधी कार्य निम्नलिखित है। राष्ट्रपति स्वयं अन्य राष्ट्रों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, जिसका सीनेट के द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति का दूसरा कार्य विदेशी राज्यों को राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार करना। राजदूत सर्वप्रथम राष्ट्रपति से मिलने तथा अपने राज्य के प्रधान का प्रमाण पत्र पेश करता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। राष्ट्रपति विदेशी अतिथियों का स्वागत कर सकता है। राष्ट्रपति का विदेश नीति कार्यों में मुख्य कार्य विदेशी राज्यों तथा सरकारों को मान्यता प्रदान करना है। 1902 में रूजवेल्ट ने पनामा राज्य को मान्यता दी थी। 1948 में यहूदी राज्य इजराइल को भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने मान्यता दी थी। राष्ट्रपति विदेशों से संधि एवं समझौते संपन्न कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि और समझौतों के लिए सीनेट का 2/3 अनुसमर्थन आवश्यक है। दल के नेता के रूप में कार्य, राष्ट्रपति अपने दल के नेता के रूप में भी कुछ कार्य करता है और इस पद में भी उसे शक्तियां एवं प्रभाव प्राप्त है। वह दल की राष्ट्रीय समिति का नेता या चेयरमैन का चयन करता है। वह दल की नीतियों का निर्माता एवं निर्णायक भूमिका अदा करता है। दल के नेता के रूप में दल के सदस्यों के मध्य समन्वय बनाए रखना तथा जो भी कोई दल का सदस्य दलीय अनुशासनहीनता करता है तो उसके विरुद्ध दलीय अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की ये प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय, विदेश नीति संबंधी और विदेशी राज्यों को या सरकारों को मान्यता देने संबंधी पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त है। अंत में राष्ट्रपति पद की स्थिति एवं महत्व है। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका पद महत्वपूर्ण है। उसे राष्ट्र में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। वह कार्यपालिका का प्रधान ही नहीं, राष्ट्र का भी प्रधान है। प्रोफेसर मुनरो के अनुसार युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक है जितनी नेपोलियन या ऑलिवर क्रोमवेल की थी। जय हिंद, जय भारत।